हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मुख्य परीक्षा के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमी का जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक को प्रत्येक परीक्षा में निश्चित तौर पे देख करके जाना चाहिए, खास करके तब जब आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो, जिसमें से एक टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको देख के जाना चाहिए। नई आर्थिक नीति के जो तीनों आयाम है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको जरूर देख करके जाना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन का टॉपिक भी जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन आम लोगों के जीवन से सरोकार रखता है, इसका संबंध हम लोगों से होता है और प्रायः यह चर्चा में भी होता है। तो खैर, इंक्लूसिव ग्रोथ इसी संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, समावेशी विकास है क्या, इसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को समझने का काम करते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो समान अवसरों के साथ सभी का विकास ही समावेशी विकास है। समान अवसर के साथ सभी का विकास समावेशी विकास है। मतलब ऐसा विकास है जो न सिर्फ आर्थिक अवसर को जन्म दे, बल्कि समाज के सभी वर्गों, देश के सभी भागों और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों। मतलब फिर से हम इस बात को दोहरा दें कि एक ऐसा विकास है, समावेशी विकास, जो न सिर्फ आर्थिक अवसर को जन्म दे, बल्कि समाज के सभी वर्गों, देश या राष्ट्र के सभी भागों और अर्थव्यवस्था के सभी जो क्षेत्र हैं उनके लिए आर्थिक अवसरों की समान पहुंच को भी सुनिश्चित करें। अगर सिर्फ हम इस दृष्टिकोण से बात करें तो ये जो बात कहा जा रहा है कि समान अवसरों के साथ सभी का विकास, तो भारत के संविधान में जिस समानता के दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिस न्याय की बात की गई है, जिस कल्याण का कॉन्सेप्ट रखा गया है, कहीं ना कहीं उसका फुलफिलमेंट होता हुआ यहां नजर आता है। ठीक है, तो इन बातों को आधार बना करके ही हम लोग समावेशी विकास के टॉपिक को आगे ले जाएंगे। अब फिर से उसी बात को हम दोहरा रहे हैं ताकि आपको इसका शुरुआत करना आसान हो जाए कि जब समान अवसरों के साथ सभी का विकास किया जाए तो इसको ही सामान्य शब्दों में समावेशी विकास कहते हैं। मतलब एक ऐसा विकास है जो न सिर्फ आर्थिक अवसर को पैदा करने, आर्थिक अवसर को जन्म देने का काम करता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों, देश के सभी भागों और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसरों की समान पहुंच को भी सुनिश्चित करता है। तो देश के सभी वर्गों मतलब कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग, इसके साथ ही देश के सभी भागों, इसमें शहरी प्लस ग्रामीण और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन सभी क्षेत्रों के लिए समान पहुंच को भी सुनिश्चित करे। इसको बोलते हैं हम लोग समावेशी विकास। समावेशी विकास विकास की एक ऐसी संकल्पना है जिसके अंतर्गत समाज के जो सभी वंचित वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है। तो समाज के सभी वंचित वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाना जब समावेशी विकास की संकल्पना में शामिल है, तो जाहिर सा बात है कि समाज के वंचित वर्ग की श्रेणी में हम किनको रखेंगे? जो पिछड़े हुए हो, जो हमारे समाज का जनजातीय पहलू है, हमारे समाज में जो अनुसूचित जनजाति के साथ अनुसूचित जाति का कॉन्सेप्ट है, या जो अल्पसंख्यक वर्ग है, या जो हमारी महिला वर्ग है, उनके विकास को सुनिश्चित करना और उनको समानता के साथ समाज की मुख्य धारा में लाना ही समावेशी विकास है। विकास की ये जो प्रक्रिया है इसमें समानता के एलिमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। समानता के साथ, हम शुरुआत में भी बोले थे, समानता के साथ विकास ही समावेशी विकास है। और इसी दृष्टिकोण के आधार पर
समावेशी विकास जो है, इस प्रक्रिया के दो आधार नजर आते हैं। ठीक है, मतलब ये दो बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम करता है। पहला तो ये कि आर्थिक विकास की ऊंची दर हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ऊंची दर हो, मतलब कि देश का राष्ट्रीय आय और उत्पादन इसमें तीव्र और बड़ा वृद्धि हो, उच्च वृद्धि हो। और दूसरा, चूंकि समानता के पहलू पर यह काम करता है, इस संकल्पना पर आधारित है, तो ऐसी स्थिति में इसके अंतर्गत क्या होगा कि उच्च आर्थिक विकास का जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, खास करके उन वर्गों तक जो कि वंचित हैं, जिसके संदर्भ में मैंने बताया कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, महिला, इनके लिए विशेष रूप से पहुंच सुनिश्चित हो, इनको समान अवसर मिले, इसी को हम लोग समावेशी विकास कहेंगे। ठीक है, तो इसमें दो बातें आपको लिखनी जरूर है कि एक तो विकास का उच्च दर हो, मतलब कि उच्च राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद हो, और फिर उसका लाभ इस तरीके से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन विकास के इस प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण के बिना अगर कोई विकास किया जाता है तो उस विकास के तत्व में टिकाऊ होने का जो गुण होता है वो नहीं होता है, उसमें सततता नहीं होती है, उसमें अगर संधारणीयता का गुण नहीं होगा तो निश्चित तौर पे ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आर्थिक विकास में पर्यावरण संरक्षण और इस पर्यावरण संरक्षण के साथ जो उच्च आर्थिक विकास हुआ उसका इस तरीके से वितरण होना चाहिए कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान अवसर मिले। किस लिए समान अवसर मिले? ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो हालांकि पहली पंचवर्षीय योजना से ही कहीं ना कहीं समावेशिता का जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, जो संकल्पना है, उसका फुलफिलमेंट होता हुआ नजर आता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हर पंचवर्षीय योजना में भले ही किसी खास पहलू को प्रायोरिटी प्रदान किया गया हो, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण, सबको अच्छा भोजन मिले, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा हो, ये निश्चित तौर पे प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सरकार की सोच रही है, उनका लक्ष्य रहा है। लेकिन पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट तौर पर समावेशी विकास की जो संकल्पना है वो उभर करके सामने आई, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रायोरिटी था वो था समृद्धि के साथ समावेशन। समृद्धि के साथ समावेशन, ये पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये टर्म एग्जैक्टली मेंशन किया गया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब हमारी जो सरकार है वो समावेशी विकास को प्रायोरिटी देने का काम कर रही है। हालांकि पहली बार भले ही ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द रहा हो, लेकिन इस पर मुख्य रूप से 12वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया। और उसके बाद सरकार के सभी प्रकार के कार्यों में, सभी प्रकार के नीतियों में, सभी प्रकार की योजनाओं में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं समावेशिता का गुण समाहित रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग मीनिंग जब इसका समझ गए, इन्हीं बातों का आधार बना करके समावेशी विकास क्या है ये आप लिखने का काम करेंगे। अब हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं कि समावेशी विकास को हासिल करने के लिए क्या कुछ करना होगा, किन क्षेत्रों में काम करना होगा। तो इसके लिए एक देखिए हमने आपके लिए पिक्चर बना रखा है, संगठन एलिमेंट्स ऑफ इनक्लूसिव ग्रोथ। दरअसल नई आर्थिक नीति के बाद जब वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजी की संकल्पना सामने आई, इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, तो निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था में विकास और समृद्धि के तत्व नजर आए। लेकिन विकास और समृद्धि के इस तत्व में यह भी पाया गया कि इसमें मानवीय चेहरे का अभाव है। इसका मतलब यह है कि विकास तो हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ असमानता के तत्व भी बढ़ते चले गए। अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और अमीर होता गया, और दोनों के बीच में खाई या गैप जो है ये बड़ा होता चला गया।
समावेशी विकास की जो संकल्पना है वो विकास के लिए क्षमता विकसित करने पर भी आधारित है। समावेशी विकास की जो संकल्पना है उसमें क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया गया है, इस बात पर भी बल दिया गया है। इसलिए विशेष रूप से समाज के फिर उन्हीं वर्गों के लिए जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए कौशल विकास, उनके लिए स्वास्थ्य, उनके लिए बेहतर पीने का जल और स्वस्थ और गरिमामय वातावरण में जीने का अवसर उपलब्ध कराना होगा। ये समावेशी विकास की संकल्पना का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए समावेशी विकास की संकल्पना में वैसे सभी तत्वों को, वैसे सभी एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है जो कि समानता के लिए जरूरी हो, ठीक है, जिसको कि हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां हम लोग देख रहे हैं कि समावेशी विकास के संगठक कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, और फिर मैंने इसको कई भागों में बांट करके आपके सामने रखा है, जिसमें तीव्र आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, आय का समान वितरण, आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच, सामाजिक न्याय, रोजगार सृजन, लैंगिक समानता, क्षेत्रीय असंतुलन और सुशासन, गुड गवर्नेंस, इन तमाम चीजों को शामिल किया जाता है समावेशी विकास के एलिमेंट्स के तौर पर, क्योंकि जब तक इन क्षेत्रों में काम नहीं किया जाएगा समावेशी विकास की जो संकल्पना है वो फुलफिल नहीं होगा, उसको हासिल नहीं किया जाएगा। तो मीनिंग बताने के बाद आप इसको बता दीजिए और थोड़ा थोड़ा आप इन चीजों को दो दो चार चार लाइन में आप एक्सप्लेन करते हुए चले जाइए। हम सब जानते हैं कि जैसा अभी बताया थे कि दो फैक्टर आवश्यक है समावेशी विकास के लिए, एक तो उच्च आर्थिक विकास दर और उसका जो वितरण हो वो समाज के सभी वर्गों तक। तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा सुशासन से ही, क्योंकि हम प्रायः जानते हैं या हम लोगों ने देखा है कि सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करती है समाज के इन्हीं वर्गों का ध्यान रख करके, जो वंचित हैं, समाज की मुख्य धारा से किसी न किसी कारण से दूर है, उनको विकास का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है। लेकिन समाज में, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार की स्थिति रही है, नौकरशाही की जो प्रवृत्ति रही है और जन सहभागिता का अभाव रहा है, पारदर्शिता नहीं रही है, जवाबदेही का अभाव रहा है, जिसके कारण से आवश्यक वस्तुओं तक आम लोगों का पहुंच संभव नहीं हो सका है। तो सुशासन इस प्रक्रिया को फुलफिल करेगा और आवश्यक वस्तुओं तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये एक ऐसा विकास है जो न सिर्फ आर्थिक अवसर को जन्म देता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए, देश के सभी भागों के लिए, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसरों की समानता भी सुनिश्चित करता है, उनकी पहुंच भी सुनिश्चित करता है। तो सुशासन, आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण संरक्षण के बिना, मैंने आपको बताया या आप खुद भी जानते हैं कि विकास की कल्पना बेकार है। आज जो हम लोग विकास देख रहे हैं उसमें हम लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो देखते हैं, लेकिन पेड़ पौधों का अभाव देखते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के बिना विकास का कोई मतलब बनता नहीं है। ये गरीबी उन्मूलन के बिना संभव हो नहीं सकता है। आय का समान वितरण करने के लिए भी सबको समान अवसर देना होगा, सबके साथ सामाजिक न्याय करना होगा। ऐसा करने के लिए रोजगार का सृजन करना होगा। महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को समाप्त करना होगा। महिलाएं राष्ट्र में आधी आबादी का मतलब प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी स्थिति में उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से विकास भी आवश्यक है, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं कि ये इक्वालिटी के सिद्धांत पर आधारित है। और साथ ही साथ जब ये कहा गया कि देश के सभी भागों, शहरी और ग्रामीण, तो क्षेत्रीय असंतुलन में कमी भी लाना होगा। ये एक हम हिंट के तौर पर आपको सारी चीजें बता चुके हैं। और थोड़ा सा जब इसको हम अभी 2 मिनट के लिए बताया आपको, तो इसमें क्या कुछ लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इतना तो मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा का एग्जाम देना है, तो आप निश्चित तौर पर इसको लिख ही सकते हैं। तो आप इसको लिखने का काम कीजिएगा। इस पर अगर हम लोग 1 मिनट और बात करें, रोजगार सृजन, तो भारत का जो डेमोग्राफिक फीचर है
उसमें हम लोग ये पाते हैं कि देश की कुल आबादी का लगभग 66% आज की तारीख में लगभग 66% ऐसा वर्ग है जिसका की उम्र 35 वर्ष से नीचे है। 35 वर्ष से नीचे के इस वर्ग को रोजगार से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना रोजगार से जोड़े हुए हम समावेशी विकास की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए रोजगार का अवसर, इस रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए सरकार को प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी, युवाओं के कौशल विकास का ध्यान रखना होगा, शिक्षा में हमारी इस तरीके से बदलाव आनी चाहिए सो दैट कि शिक्षा जो हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, सिर्फ किताबी शिक्षा मात्र बन करके न रह जाए। इन बातों को लिखते हुए आप अपने आंसर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब हम लोग इसको हटा दें अगर, तो अब हम लोग अगर देखें तो ये तो है कि इनके बिना हम लोग समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या कुछ किया जाए कि ये जो लक्ष्य है ये हासिल हो जाए। तो इसके उपाय या इसके आयाम पर जाएं कि किन किन बातों पर हम लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। तो यहां पर भी सुशासन की बात आएगी, विकेंद्रीकरण, इस उपाय को भी अपनाना होगा, समानता, ये दृष्टिकोण भी रखना होगा, और साथ ही साथ संधारणीयता मतलब कि सततता जिसको बोलते हैं, ये उपाय हमको करने होंगे और इसके माध्यम से ही हम लोग समावेशी विकास की संकल्पना को हासिल कर सकते हैं। सुशासन का क्या महत्व है ये हम आपको बताएं। सुशासन के माध्यम से ही समाज के सभी वर्गों तक उनके लिए अवसर सुनिश्चित किया जा सकता है, उनको अवसर पहुंचाया जा सकता है, अवसर सुलभ कराया जा सकता है। तो ये देखना होगा कि सुशासन और विकेंद्रीकरण ये बिल्कुल जुड़ता हुआ नजर आता है। समानता ये इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि देश में समाज के जो लोग भी हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है। तो बाकी तो समाज का जो हिस्सा है वो मुख्य धारा से है, लेकिन जो वंचित है उनको लाना है, तो उस एरिया पर हमको काम करना होगा। और संधारणीयता मतलब सततता, टिकाऊ विकास जिसको बोलते हैं, ये संधारणीयता जो है वो वित्तीय आधार पर होनी चाहिए, ये सामाजिक आधार पर होना चाहिए और साथ ही साथ आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए। तो संधारणीयता में सामाजिक संधारणीयता प्लस आर्थिक और प्लस वित्तीय, इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर काम किया जाएगा तो हम लोग समावेशी विकास की संकल्पना को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको इलाबरेट करना है, ये आपके लिए हम मौका दे रहे हैं। अमूमन हम सारी बातें आपको बताते हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ एरिया दे रहे हैं, आप इस पर लिखने का काम कीजिएगा। इतना बात लिखने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप अब जब कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो आप ये बताइए कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है रोजगार, और भारत में रोजगार के जो पहलू है ये कमजोर है, क्योंकि भारत का एक विशाल वर्ग जो है वो बेरोजगार है। भारत के संदर्भ में या वैश्विक रूप में भी हम लोग बात करें तो आज आर्थिक विकास का आधार बाजार व्यवस्था से, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, तो बाजार कारकों पर विकास निर्भर करता है। लेकिन समावेशी विकास की जो प्रक्रिया है, ये जो युक्ति है, ये सामान्य विकास से अलग है। ऐसी स्थिति में जब ये सामान्य विकास से अलग है तो ऐसे विकास के लिए, जिसको हम लोग समावेशी विकास कहते हैं, ऐसे विकास के लिए विशेष रणनीति भी तैयार करना होगा। और विशेष रणनीति तैयार करने के लिए सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बनानी होगी। ये और बात है कि बाजार कारकों के डोमिनेंस के कारण वैश्वीकरण के इस दौर में सरकार की भूमिका पीछे छूट गई है, नगण्य हो गई है या कम हो गई है। लेकिन समावेशी विकास की जो संकल्पना है वो सरकार के माध्यम से ही आएगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वही कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर काम करेगी। सार्वजनिक व्यय का इस्तेमाल
समावेशी विकास के दृष्टिकोण से किया जा सकता है, निजी क्षेत्र के द्वारा या वैश्वीकरण में जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके माध्यम से हम लोग समावेशी विकास की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। न तो समाज के सभी वर्गों का विकास सरकार के बिना संभव है, न समाज के या देश के सभी भागों का, शहर और गांव का विकास सरकार के अहम हस्तक्षेप और अहम भूमिका के बिना संभव है, और न ही अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास सरकार के भूमिका के बिना संभव है। तो चूंकि समावेशी विकास एक विशेष प्रकार की संकल्पना है, एक विशेष प्रकार की तथाकथित तौर पर समस्या है, तो इस समस्या के समाधान में सरकार की सकारात्मक भूमिका, सरकार के द्वारा किया जाने वाला लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है, और सरकार के बिना हम समावेशी विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में जब हम लोग ये देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जब ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास ये बेसिकली भारत की जो समावेशी विकास की संकल्पना है उसी के तहत दिया जाने वाला नारा है, और सरकार इस दिशा में निश्चित तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कई सारी ऐसी बाधाएं हैं जिसको कि दूर करने की आवश्यकता है। अशिक्षा एक बड़ा कारण है। देश के अंदर आज भी सामाजिक रूप से, लैंगिक रूप से भेदभाव हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। महिलाओं का जागरूक नहीं होना या महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार, पारदर्शिता का अभाव, जवाबदेही की कमी, ये भी भारत के सामने चुनौती है। इन चीजों पर नियंत्रण सुशासन के द्वारा लाया जा सकता है। तो इन बातों को लिखते हुए आप समावेशी विकास से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है आप पूरी तरीके से लिख सकते हैं। पूरा खाका मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है, सिर्फ आपको इलैबोरेट करना है। जब तक आप खुद से लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, यकीन मानिए मुख्य परीक्षा में आप अच्छे अंक नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि रटी रटाई बातें आप एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्विस्ट कर देगा, क्वेश्चन को घुमा देगा, तो वैसी स्थिति में जो कॉन्सेप्ट है उसी को आधार बना करके आप अपना आंसर लिख पाएंगे। तो लेखन शैली मजबूत होनी चाहिए। नटसल में मैंने आपको जो जरूरत की चीजें वो बताई है, ठीक है। जेपीएससी का बात रहा अगर, तो जेपीएससी के सिलेबस में समावेशी विकास और फिर 11th और 12th 5 ईयर प्लान के साथ इसको जोड़ करके देखा गया है। लेकिन सच तो यह है कि 11th और 12th 5 ईयर प्लान बहुत पीछे छूट चुका है, क्योंकि 2015 के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसके सामान्य कॉन्सेप्ट पर इसको कैसे हासिल किया जाए, किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, इसको हासिल करने में क्या चुनौतियां हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। और फिर अगर क्वेश्चन भारत सरकार के माध्यम से पूछता क्या किया जा रहा है, तो मैंने शुरुआत में कहा था कि पहली पंचवर्षीय योजना से ही इस दिशा में काम किया जा रहा है। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 में, तो वो भी कहीं ना कहीं समावेशिता के सिद्धांत, उसकी संकल्पना पर ही आधारित था। ये और बात है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जब मुख्य रूप से यह लक्ष्य रखा गया समृद्धि के साथ समावेशन, तो लगा कि पहली बार सरकार इस पर ध्यान दे रही है। और ग्रेजुअली भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यों में, चाहे वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम हो, महिलाओं के उत्थान के लिए हो, जन धन योजना हो जो वित्तीय समावेशन के लिए है, ये सारे जो कार्य हैं ये निश्चित तौर पर इसी दिशा में किए जा रहे हैं। तो जो शुरुआत में एक डायग्राम बना करके मैंने एरिया बताया था रोजगार के लिए, समानता के लिए, उन चीजों से जुड़ा हुआ एक दो पॉइंट भी आप लिखते अगर चले जाएंगे तो भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है ये आपके सामने आ जाएगा। और फिर वो नारा भी आप जोड़ सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन के लिए मैंने आपको ये भी कहा कि बिना सरकार के हस्तक्षेप के ये कार्य पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार हमारी लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पे काम करती है और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ही सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सकता है। किसी निजी क्षेत्र के द्वारा, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा समावेशी विकास की संकल्पना करना सिर्फ एक स्वप्न भर हो सकता है, हकीकत बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चलिए, मैंने आपको खाका बता दिया है, अब आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और चीजें,
कुछ इसी तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं, सो दैट कि आप लिखने का भी थोड़ा प्रैक्टिस करें। सिनॉप्सिस बना लीजिए, एक थोड़ा सा सोचिए, आंसर आप लिख पाएंगे, क्योंकि लेखन शैली को मजबूत करना ये सबसे जरूरी है। चलिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।